तो हम लोग क्या देख रहे थे, कंसंट्रेशन टर्म, राइट। तो कंसंट्रेशन टर्म में हम लोग आज आगे बात करेंगे, आगे किसके बारे में बात करेंगे, मोलारिटी, ठीक है ना। हेडिंग डालो मोलारिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज मोलारिटी। मोलारिटी होता क्या है, ठीक है ना, जिसको कि हम लोग कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। तो मोलारिटी क्या होता है, मोलारिटी इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute dissolved per liter of the solution, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मोलारिटी बोलते हैं, ठीक ना। तो मोलारिटी का जो फॉर्मूला है मैथमेटिकली, हम लोग अगर फॉर्मूला की बात करें तो मोलारिटी इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute divided by E of solution in liter, ठीक है ना। यूनिट की बात कर लेते हैं, यूनिट क्या लगता है, ये बताओ। नंबर ऑफ मोल्स का यूनिट क्या होता है, मोल, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का क्या है, लीटर। क्या आ जाएगा, मोल पर लीटर, ठीक ना। तो ये इंग्लिश की लग क्या आएगी। अब हम बात करें कि हो सकता है कि वॉल्यूम जो है ना लीटर में ना दे करके आपको कितने दे दे, एमएल में दे दे, राइट। तो आपको पता है कि 1 लीटर में कितना एमएल होता है, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml होता है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, फॉर्मूले में क्या लिख सकते हैं, m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन। अगर हम लोग ml को लीटर को ml में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, V ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 1000। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, n डिवाइडेड बाय V ऑफ सॉल्यूशन इनटू में क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। और आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स इन टर्म्स ऑफ मास क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स इन टर्म्स ऑफ मास क्या होता है बताओ, गिवन मास डिवाइडेड बाय। तो यहाँ पे हम लोग इस चीज को भी निकाल सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, n डिवाइडेड बाय हमारे पास में क्या आ जाएगा, W डिवाइडेड बाय मोलर मास और N2 में V ऑफ सॉल्यूशन। ये किसमें लिया हम लोगों ने, ml में, इन ml, ठीक है। और N2 में क्या हो जाएगा हमारे पास में 1000। तो ये भी एक फॉर्मूला रहा होता है, ठीक ना। चॉइस आपकी है कि आप किसको यूज करना चाहते हो, ठीक है ना। तो जनरली आप इसको याद रखो, ठीक ना। और आप ये तो खुद ब खुद भी निकाल सकते हो, ठीक है ना। फॉर्मूले को बस पुट किया ना हम लोगों ने, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला हम लोगों ने पुट कर दिया, ठीक है ना। तो ये होता है हमारे पास में मोलारिटी, ठीक है ना। अब बात करते हैं कि अब कहीं पर दिया गया है ना, लेट्स सपोज कि एग्जांपल के तौर पर हम क्या बोल रहे हैं, 3 मोलार H2SO4 सॉल्यूशन, 3 मोलार H2SO4 सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है 3 मोल्स ऑफ H2SO4 present in 1 liter of solution, present in 1 liter of solution। थोड़ा सा मतलब समझने की कोशिश करो कि अगर कहीं पर प्रॉब्लम्स में कैसा दिया गया हो, प्रॉब्लम्स में 3 मोलार H2SO4 दिया गया, इसका मतलब क्या है, 3 मोलार मतलब क्या है हमारे पास में, 3 मोल ऑफ H2SO4 के मोल्स कितने रहे होंगे, 3 मोल्स रहे होंगे 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन में, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। यही मतलब होता है मोलारिटी का, ठीक है। यही मतलब होता है किसका, मोलारिटी का। अब देखो इसके बाद डाइल्यूशन फॉर्मूला क्या आता है, ठीक है ना। सबसे पहली बात डाइल्यूशन का मतलब समझना होगा, ठीक है ना, कि डाइल्यूशन का क्या मतलब होता है। डाइल्यूशन का मतलब ये होता है कि कोई भी सॉल्यूशन है उसमें हम लोग क्या करते जाए, वाटर ऐड करते जाए, तो क्या मिलता जाएगा हम लोग को, डाइल्यूटेड सॉल्यूशन मिलता जाएगा। यानी कि सबसे पहले आप लिखो डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन, इधर लिखना हो चुका है बताओ, यस सर।
हो गया है सबका? अब देखो नेक्स्ट क्या है, डाइल्यूशन सॉल्यूशन। डाइल्यूशन मतलब क्या होता है? डाइल्यूशन मींस एडिशन ऑफ सॉल्वेंट बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? एडिशन ऑफ सॉल्वेंट। अब देखो लिखो डाइल्यूशन। नेक्स्ट क्या है? डाइल्यूशन। डाइल्यूशन मीन्स क्या होता है हमारे पास में? पहली बात तो आप ये लिखो, डाइल्यूशन मीन्स डाइल्यूशन मीन्स एडिशन ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, और सॉल्वेंट क्या हो सकता है? सॉल्वेंट वाटर भी हो सकता है, बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है ना। सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन, कि सॉल्यूशन में हम लोगों ने क्या किया, सॉल्यूशन में सॉल्वेंट हम लोगों ने ऐड किया, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? डाइल्यूशन बोलेंगे, ठीक है ना। और वॉल्यूम ऑफ टोटल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? डाइल्यूशन करने पर वॉल्यूम ऑफ टोटल सॉल्यूशन ऑन डाइल्यूशन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेस। जो वॉल्यूम होती है वो क्या होगी? डिक्रीज होगी, एंड कंसंट्रेशन विल बी इंक्रीजेस। सॉरी, वॉल्यूम बढ़ेगा ना, वॉल्यूम विल बी इंक्रीजेस एंड कंसंट्रेशन विल बी डिक्रीजेस। वॉल्यूम सॉल्यूशन increases and concentration decreases। concentration decreases, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर समझो आप, ठीक है ना, कि आपके पास क्या है, आपको जो है ना शरबत बना करके लाने के लिए कहा गया। क्या बना करके लाने के लिए कहा गया? शरबत, ठीक है ना। तो आप जो है ना ज्यादा मीठा बना करके ले आए, ठीक है ना, ज्यादा मीठा बना करके ले आए, मतलब क्या? लेट्स सपोज कि आपने जो है ना एक सॉल्यूशन बनाया जिसमें कि जो शुगर के पार्टिकल्स है ना, शुगर जो है वो आपने कितना ऐड किया था? लेट्स सपोज कि 300 ग्राम ऐड किया था इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। 1 लीटर ऑफ वाटर बोल सकते हो, ठीक है ना, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में बोल सकते हैं। ऐसा मान लो कि 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में क्या है? शुगर आपने 300 ग्राम ऐड करके लाया था, ठीक है ना। अब क्या बोल रहे हैं हम कि ज्यादा मीठा हो गया है, इसको आप क्या करके लाओ? कम मीठा करके लाओ। तो आप क्या करोगे? आप इसमें वाटर ऐड करोगे ना, यानी कि इसमें क्या करेंगे? वाटर ऐड करेंगे, H2O। यानी कि यही क्या है हमारे पास में? सॉल्वेंट है। ये क्या है? सॉल्वेंट है। और इससे डालने की वजह से पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन में जितने शुगर के पार्टिकल थे या फिर जितने शुगर के मोल्स थे, जितना अमाउंट ऑफ शुगर था, क्या वो उतना ही रहेगा? डिक्रीज हो जाएगा ना। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या? कंसंट्रेशन विल बी डिक्रीज, ठीक है। जैसे ही वाटर ऐड करोगे तो कंसंट्रेशन जो निकल जाएगा। सपोज कि यहाँ पर हमारे पास में कितना हम लोगों ने डाल दिया? 300 ml हम लोगों ने ऐड कर दिया, ठीक है। तो जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन विल बी इंक्रीजेस। वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन कितना हो जाएगा? इनिशियली वॉल्यूम कितना था? 1 लीटर, यानी कि 1000 ml था, 1000 ml, और बाद में हम लोगों ने कितना ऐड किया? 300 ml ऐड किया, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारे पास में वॉल्यूम जो है फाइनल कितना निकल कर आया? 1300 ml निकल कर आया। क्लियर है ये बात? अब देखो यहाँ पर कंसंट्रेशन जो है ना वो तो क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज हो जाएगा, और वॉल्यूम जो है वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। इसको हम लोग फॉर्मूला से भी देख सकते हैं। उधर लिखना हो चुका है, बताओ। और एक बात लिख लो, तो इसको हम लोग कंक्लूड करते हुए लिख सकते हैं। अच्छा तरह से लिख लो, क्या लिख लोगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute remains constant, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या रहेंगे? कांस्टेंट रहेंगे, फिक्स्ड रहेंगे। अब इसको आप फॉर्मूले से देखने की कोशिश करो कि फॉर्मूले से हम लोग इसको कैसे कंक्लूड कर सकते हैं इस बात को, ठीक है ना, कि डाइल्यूशन होने पर वॉल्यूम क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, ठीक ना। क्या बोल रहा है? वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है कि सॉल्वेंट अगर ऐड करेंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो अब देखो कि फॉर्मूला क्या है मेरे पास में? फॉर्मूला है मोलारिटी इन इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय क्या है? V ऑफ सॉल्यूशन, यही है ना। ये मोलारिटी था। तो अब देखो कि जैसे ही हम लोग ऐड करेंगे, यानी कि अमाउंट
ऑफ सॉल्वेंट को जैसे ही हम लोग ऐड करेंगे, क्या करेंगे, व्हेन अमाउंट या फिर सॉल्वेंट अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इज एडेड, ऐसा करने पर क्या होगा, ये जो वॉल्यूम है ये क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और ये तो हमारे पास में क्या है, नंबर ऑफ मोल्स इज द फिक्स्ड, क्या है ये, फिक्स्ड है। तो यानी कि ये जो मोलारिटी है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये कंसंट्रेशन है ना हमारे पास में, तो मोलारिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ, कि डिनोमिनेटर का वैल्यू बढ़ रहा है, ये तो वैल्यू फिक्स है। कहने का मतलब क्या है कि एक हमारे पास में ये था 1 था और पहले क्या था 200 था, या फिर मान के चलो कि मोल्स इतने थे हमारे पास में 1 मोल्स थे और पहले वॉल्यूम कितना था 200 ml, अब कितना हो गया वॉल्यूम 500 ml हो गया। तो डिनोमिनेटर में वैल्यू बढ़ने पर क्या होता है, ओवरऑल वैल्यू घटता है ना। तो इस वजह से हम लोग बोल सकते हैं क्या, वॉल्यूम के बढ़ने की वजह से मोलारिटी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। यही बात हमने यहाँ पर लिखी है कि डाइल्यूशन करने पर वॉल्यूम क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और कंसंट्रेशन जो है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है ना, तो यही बात है यहाँ पर, ठीक है ना। अब देखो इसके बाद एग्जाम्पल तो एक बार हम लोग ले सकते हैं, इससे पहले तो हम लोगों ने लिया ही था एग्जाम्पल, ठीक है। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकाल सकते हैं बताओ, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ या फिर मोल्स ऑफ सॉल्यूट, हाउ कैन वी कैलकुलेट द मोल्स ऑफ सॉल्यूट, n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m इंटू में v, यानी कि मोलारिटी और वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन का मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, यानी कि दोनों का आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मिल जाएगा। ठीक है, ये बात अपने को ध्यान में रखना है, अगर ml में होगा तो, ठीक है ना, और सॉरी लीटर में होगा तो, ठीक है ना। और अगर क्या हुआ कि वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम किसमें है, ml में है, तो जो वो मोल्स निकल के आएंगे वो क्या होंगे, मिली मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो मिली मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा, मोलारिटी इंटू में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, इसमें ले लिया आपने, ml में ले लिया, तब हमारे पास में क्या आएंगे, उसके मिली मोल्स आएंगे। ठीक है ना, आप समझने की कोशिश करो थोड़ा सा, ठीक है। जैसे कि अगर मेरे पास लेट सपोज कोई दे दिया गया था हमारे पास में 3 मोलारिटी दे दिया था, मोलारिटी कितना दिया गया है, 3 मोल्स पर लीटर दिया गया है, क्या दिया गया है, 3 मोल्स पर लीटर। और वॉल्यूम जो दिया गया है, वॉल्यूम क्या दिया गया, वॉल्यूम लेट सपोज कुछ भी दिया गया है 300 या फिर 2 लीटर्स दे दिया गया है, ठीक है ना। तो हमको बोल रहा है कि मिली मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट करो, ठीक है ना, क्या कैलकुलेट करो, मिली मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो मिली मोल्स कैसे करोगे, मोलारिटी यानी कि 3 इंटू में क्या हो जाएगा, v ना 2, और क्योंकि ml में लगा था तो ml की वैल्यू कितनी होती है, यानी कि मिली की वैल्यू कितनी होती है, 10⁻³ -3 होता है ना। तो यहाँ पर से क्या आ जाएगा, मिली, ठीक ना, क्या आ जाएगा, मिली। आगे हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे, छोड़ दो यहाँ पर, आप इसको हटा दो, क्वेश्चन से हम लोग इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है ना, आगे से। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग मिली मोल्स निकालते हैं और इस तरह से हम लोग मोल्स निकालते हैं, ठीक ना। सिंपली कुछ नहीं किया, फॉर्मूला को रीअरेंज किया, ठीक है ना। अब देखो आगे, यानी कि मिली मोल्स दिए गए होंगे तो भी हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है ना। यानी कि मोलारिटी इज इक्वल टू, फॉर्मूले को अरेंज कर दें, मोलारिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मिली मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय V ऑफ सॉल्यूशन, किसमें लेना है, ml में लेना है, ठीक ना। अदरवाइज हम लोग डायरेक्टली भी कर सकते हैं, जब क्वेश्चंस करेंगे ना हम लोग क्वेश्चंस में देख लेंगे इस सब के बारे में, ठीक है ना। अब देखो नोट में, अब हम लोग किसके बारे में बात कर लेते हैं, डाइल्यूशन फॉर्मूला के बारे में, कि डाइल्यूशन फॉर्मूला क्या आने वाला है, ठीक है। इधर लिखना हो चुका है तो मिटा दूं, बताओ। तो मोल्स क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे, चाहे हमारे पास में बिफोर डाइल्यूशन की बात हो चाहे आफ्टर डाइल्यूशन की बात हो, दोनों में मोल्स क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे, फिक्स्ड रहेंगे, ठीक है। तो हम लोग उसी बात से क्या निकाल लेंगे, फॉर्मूला निकाल लेंगे, कौन सा फॉर्मूला, डाइल्यूशन फॉर्मूला। तो लिखना हो चुका है, मिटा दो, बताओ। नाउ नेक्स्ट इज द डाइल्यूशन फॉर्मूला, व्हाट इट इज, डाइल्यूशन फॉर्मूला होता है, तो लिखो डाइल्यूशन फॉर्मूला।
डाइल्यूशन फॉर्मूला क्या निकल के आता है, क्या लिखोगे आप? डाइल्यूशन फॉर्मूला, ठीक है। डाइल्यूशन फॉर्मूला कहाँ से निकल के आएगा? इसके लिए रहा होता है जो मोल्स है ना हमारे पास में, मोल्स क्या रहेंगे? फिक्स रहेंगे, चाहे बिफोर बोल सकते हो डाइल्यूशन, आफ्टर डाइल्यूशन। मोल्स ऑफ सॉल्यूट बिफोर डाइल्यूशन इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डाइल्यूशन, ठीक है। लेट सपोज कि हम पहले क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पर हमारे पास में एक सॉल्यूशन है, इसको हम सॉल्यूशन 1 बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? सॉल्यूशन 1, ठीक है। इसका वॉल्यूम क्या है? V1 है, और मोलारिटी जो है वो क्या दिया गया है? M1 दिया गया है, ठीक ना। वॉल्यूम इज V1, लिख लो, वॉल्यूम इज V1 और मोलारिटी इज M1। ये क्या है? बिफोर डाइल्यूशन की बात है। किसकी बात है? बिफोर डाइल्यूशन। और आफ्टर डाइल्यूशन इसका जो वॉल्यूम है वो क्या हो जा रहा है? V2 हो जा रहा है, यानी कि आफ्टर डाइल्यूशन के बारे में बात करें, ठीक है ना। किसके बारे में बात करें? आफ्टर डाइल्यूशन। आफ्टर डाइल्यूशन वॉल्यूम जो है वो क्या हो जा रहा है? V2 हो जा रहा है, और मोलारिटी जो है वो क्या हो जा रहा है? M2 हो जा रहा है। कंसंट्रेशन इज M2, ठीक है ना। इसको हम क्या बोल रहे हैं? सॉल्यूशन नंबर 2, ठीक है ना। डाइल्यूट करने के बाद हम लोग का कंसंट्रेशन क्या हो गया? M2 हो गया, और वॉल्यूम V2 हो गया। इन्हीं में चेंज आएगा, नंबर ऑफ मोल्स तो क्या रहेंगे? कांस्टेंट रहेंगे। तो दोनों के नंबर ऑफ मोल्स को हम इक्वेट कर सकते हैं, दोनों के नंबर ऑफ मोल्स को इक्वेट कर सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल कर सकते हैं ना। तो यहाँ पर से देखो फॉर्मूला जो है ना, इसके लिए क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बिफोर डाइल्यूशन क्या आएगा बताओ? M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2, ठीक ना। यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बिफोर, तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला अभी निकाला था ना हम लोगों ने, मोलारिटी इनटू वॉल्यूम। तो क्या निकल के आएगा फॉर्मूला? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, किसके बारे में बात कर रहे हैं? बिफोर डाइल्यूशन, एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डाइल्यूशन। और फॉर्मूला हम लोगों ने अभी निकाला था कि नंबर ऑफ मोल्स का जो फॉर्मूला है वो क्या आता है? मोलारिटी इनटू में वॉल्यूम। क्योंकि बिफोर वाले को हम लोगों ने क्या माना है? सॉल्यूशन 1, तो M1 V1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? M2 V2 हो जाएगा, ठीक है ना। और यही होता है हमारे पास में क्या? डाइल्यूशन फॉर्मूला, ठीक है ना। क्या होता है? डाइल्यूशन फॉर्मूला। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? इनिशियल मोलारिटी, where M1 is the initial molarity and V1 is the initial volume। V1 क्या है? Initial volume। and what is M2? M2 क्या है हमारे पास में? Final molarity and V2 is the final वॉल्यूम, राइट। यही बात रही होती है, ठीक है ना। तो नोट करो। और उसके बाद और एक फॉर्मूला इसका रहा होता है। अब देखो इसमें हम लोग वॉल्यूम निकाल सकते हैं ना, यानी कि अगर हम लोग को फाइनल वॉल्यूम निकालने के लिए कहा जाए, V2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? V2 इज इक्वल टू क्या होगा बताओ? कैसे निकाल सकते हैं? V2 यानी कि फाइनल वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम दैट इज V2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? V1 प्लस में क्या हो जाएगा? अमाउंट ऑफ वाटर एडेड, या फिर वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड, वॉल्यूम ऑफ H2O एडेड, जो आपने वाटर ऐड किया उसका वॉल्यूम, ठीक ना। तो ये हमारे पास में V2 होगा। क्या दे देगा? V2 दे देगा, ठीक है ना। अब देखो अगर हम लोग को क्या निकालना होगा? वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड निकालना होगा, तो हम लोग निकाल सकते हैं ना। किसी क्वेश्चन में ऐसा भी पूछा सकता है कि वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना ऐड किया गया, तो V ऑफ H2O एडेड, कि कितना आपने वॉल्यूम ऑफ वाटर ऐड किया। इसके लिए आप इसको ऐसा लिख सकते हो, फाइनल वॉल्यूम माइनस क्या हो जाएगा? इनिशियल वॉल्यूम। यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? फाइनल वॉल्यूम दैट इज V2 माइनस में क्या हो जाएगा?
इनिशियल वॉल्यूम, माइनस में क्या हो जाएगा, इनिशियल वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम दैट इज V1। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास में कि कितना अमाउंट ऑफ वाटर आपने ऐड किया है। ठीक है, अब अगर फाइनल मोलारिटी पूछा जाएगा तो फाइनल मोलारिटी पूछा जाएगा तो आप कैसे निकाल सकते हो, बताओ। इसी फॉर्मूले से निकाल लेंगे हम लोग। फाइनल मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन, व्हाट इट इज, फाइनल मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन, तो लिखो फाइनल मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन, फाइनल मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि M2 के बारे में पूछा जा रहा है, तो M2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, M1V1 डिवाइडेड बाई V2 हो जाएगा, M1V1 डिवाइडेड बाई V2 हो जाएगा। तो ये होता है हमारे पास में फाइनल मोलारिटी का फॉर्मूला। अब देखो, जैसे कि अब मान के चलो कि कोई हमारे पास में NaOH का एक्वस सॉल्यूशन, क्या है, NaOH का एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है ना, इसका वॉल्यूम दिया गया है, इसका वॉल्यूम कितना दिया गया है, वॉल्यूम दिया गया है 500 ml दिया गया है, कितना दिया गया है, 500 ml, ठीक है ना। कैसा सॉल्यूशन है ये, एक्वस सॉल्यूशन, और एक्वस सॉल्यूशन का मतलब बताया था, जहां पर सॉल्वेंट ऐसे क्या रहा होगा, वाटर रहा होगा, उसको हम लोग बोलते हैं एक्वस सॉल्यूशन। इसमें हम लोगों ने क्या ऐड किया, लेट सपोज की 100 ml ऑफ H2O ऐड किया, 100 ml ऑफ क्या ऐड किया, H2O ऐड किया। तो जो VF है यानी कि V2 जो है, यानी कि इसको अगर हम V1 बोल दें तो यानी कि VI बोल सकते हो आप, इनिशियल जो वॉल्यूम था, और V फाइनल क्या निकल के आएगा, 500 प्लस में क्या हो जाएगा 100, यानी कि 600 ml ऑफ क्या निकल के आएगा, फाइनल वॉल्यूम निकल करके आएगा, ठीक ना। यानी कि आफ्टर डाइल्यूशन जो है, ठीक ना, ये वॉल्यूम कब का है, आफ्टर डाइल्यूशन, कब का वॉल्यूम है, आफ्टर डाइल्यूशन। ये बात क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना, तो ये बात रही हो, ठीक है ना। अब देखो इसके बाद, अगर दो हमारे पास में दो डिफरेंट कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन है, एक ही तरह के सॉल्यूट का दो डिफरेंट तरह का क्या है हमारे पास में सॉल्यूशन है, लेट्स सपोज कि HCl का एक्वस सॉल्यूशन है और दोनों का कंसंट्रेशन क्या है, डिफरेंट, दोनों कंसंट्रेशन क्या है, डिफरेंट है। तो फाइनल अगर उन दोनों को मिक्स कर दिया जाएगा तो फिर फाइनल हमारे पास में मोलारिटी क्या आएगी, उसके लिए क्या फॉर्मूला रहा होता है, उसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक ना। पहले बताओ कि ये लिखना हो चुका है, हो गया ना सबका। अब देखो, मिक्सिंग ऑफ मोलारिटी ऑफ मिक्सिंग सॉल्यूशन, हेडिंग क्या डालोगे, मोलारिटी ऑफ, लास्ट वाला लाइन छोड़ दीजिए। हेडिंग डालो मोलारिटी ऑफ मिक्सिंग सॉल्यूशन, ठीक है कि दो सॉल्यूशन को आपने मिक्स किया और उसका मोलारिटी क्या होगा, जिसका कंसंट्रेशन क्या था, डिफरेंट था, ठीक है ना। तो देखो मेरे पास क्या रहा होगा, लेट सपोज HCl का क्या है, एक्वस सॉल्यूशन है, HCl का क्या है, एक्वस सॉल्यूशन प्रेजेंट है, ठीक है ना। और इसमें क्या रहा होगा, एक्वस सॉल्यूशन मतलब क्या है, जो सॉल्यूट है, इसमें सॉल्यूट क्या रहा होगा, बताओ सॉल्यूट क्या रहा होगा, HCl, एंड व्हाट विल बी द सॉल्वेंट, सॉल्वेंट विल बी H2, सॉल्वेंट जो होगा वो क्या होगा, H2O होगा, राइट। अब मान के चलो कि दो हमारे पास में डिफरेंट कंसंट्रेशन वाले क्या है, कंसंट्रेशन ही दिया गया है, ठीक ना, दोनों का क्या दिया गया है, कंसंट्रेशन दिया गया है, ठीक ना। यहाँ पर हम लोगों ने क्या ले लिया, इसी का सॉल्यूशन 1 ले लिया और यहाँ पर दूसरा वाला जो कि हम लोग क्या बोल रहे हैं सॉल्यूशन 2 ले लिया। दो डिफरेंट कंसंट्रेशन वाले हमारे पास में क्या है, सॉल्यूशंस हैं, और दोनों ही किसके हैं, HCl के हैं, दोनों किसके हैं, HCl के हैं, ठीक है ना, दोनों ही किसके हैं, HCl के, ठीक है। तो अब लिख लो यहाँ पे जैसे कि HCl एक्वस सॉल्यूशन है ये भी, और ये भी HCl का क्या है, एक्वस सॉल्यूशन है, ठीक है। तो अब देखो इसको अगर हम बोल दें कि सॉल्यूशन 1 और इसको हम बोल दें क्या, सॉल्यूशन नंबर 2, इसको हम क्या बोल रहे हैं, सॉल्यूशन नंबर 1 और इसको हम क्या बोल रहे हैं, सॉल्यूशन नंबर 2, ठीक है ना।
लेट सपोज कि इसका जो कंसंट्रेशन है वो क्या है, M1 है, और इसका क्या है, V1 है। इसका क्या है, M2 है, और इसका क्या है, V2, यानी कि कंसंट्रेशन इज द M1 एंड वॉल्यूम इज द V2। लेट सपोज कि तीसरा होता, तीन भी हो सकते थे, ठीक है ना, कि हमारे पास में एक तीसरा सॉल्यूशन है HCl का, ऐसा भी हो सकता था, ठीक है ना। और तीसरा सॉल्यूशन का क्या दिया गया है आपको, यहाँ पर आप लिख लो थोड़ा सा, नीचे लिखा हो चुका है, बताओ। तीन सॉल्यूशन ले लेते हैं, ठीक है ना, आपको तीन होंगे, चार भी हो सकते हैं, ठीक है ना, मतलब जैसा आपको दिया गया होगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर क्या हमारे पास में और एक सॉल्यूशन है जिसको कि हम क्या बोल रहे हैं, सॉल्यूशन नंबर 2। इसका है ये HCl का ही एक वो सॉल्यूशन है जिसको कि हम क्या बोल रहे हैं, सॉल्यूशन क्या है, ये 2 है। लेट सपोज कि और एक हमारे पास में क्या रहा होता, HCl एक्वस सॉल्यूशन रहा होता, HCl का एक्वस सॉल्यूशन रहा होता, और इसको हम क्या बोल रहे हैं, सॉल्यूशन क्या है, ये थर्ड है, ठीक है ना। तो इसका अगर मोलारिटी M1 है और वॉल्यूम V1 है, तो इसका क्या लिख सकते हैं हम लोग, M2 V2, और इसका हम लोग क्या लिख सकते हैं, M3 V3 लिख सकते हैं। तो जो जब इन तीनों को क्या किया जाएगा, मिक्स किया जाएगा, इन तीनों को क्या किया जाएगा, मिक्स किया जाएगा, तब जो है कंसंट्रेशन क्या निकल करके आएगी, तब जो है कंसंट्रेशन क्या निकल करके आएगी, यानी कि यहाँ पर जो है MF, यानी कि फाइनल मोलारिटी क्या करके आएगा। तो फाइनल मोलारिटी का जो फॉर्मूला होता है यहाँ पर, वो क्या होता है, जितने भी नंबर ऑफ मोल्स, टोटल मोल्स तो हम लोग को निकालने पड़ेंगे ना, फाइनल मोलारिटी ऑफ द मिक्सिंग, यानी कि मोल्स तो हमारे पास में क्या हो जाएंगे, ऐड करना होगा हम लोग को, सबके मोल्स को क्या करने होंगे, ऐड करने होंगे, और सबके वॉल्यूम को भी क्या करना होगा, ऐड करना होगा, और वहीं से फॉर्मूला निकल करके आया है। देखो हम लोग फॉर्मूला कैसे ड्राइव करते हैं, ठीक है, इधर लिखना हो चुका है, बता दें। अब देखो फाइनल मोलारिटी क्या लिख सकते हो आप, फाइनल मोलारिटी, जिसको कि हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, MF, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, MF। तो क्या हो जाएगा, टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यही होता है ना, यही होगा। मिक्सिंग करने पर नंबर ऑफ मोल्स को ऐड करना होगा, सबके नंबर ऑफ मोल्स को जो डिफरेंट सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, तो आप वैसा करके भी निकाल करके भी कर सकते हो, या फिर फॉर्मूला देखो क्या निकल के आएगा। मोल्स का फॉर्मूला क्या निकल के आया था, मोल्स का फॉर्मूला क्या निकल के आया था, मोलारिटी इनटू वॉल्यूम, यही निकल के आया था ना। मोल्स ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यानी कि N ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला जो है वो क्या निकल के आया था, M इंटू में V, ये निकल के आया था। तो यहाँ पर तीन सॉल्यूशन है ना हमारे पास में, तो क्या हो जाएगा, M1 V1 प्लस M2 V2 प्लस V3, और अगर और भी सॉल्यूशन रहे तो और भी सॉल्यूशन का हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स को, और नीचे में क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 हो जाएगा। कुछ इस तरह से हम लोग को क्या मिल जाएगा, फाइनल मोलारिटी मिल जाएगा। कि फाइनल मोलारिटी क्या होगी, ये फॉर्मूला भी अपने को ध्यान में रखना है। इसी को क्या कहा जाता है, रिजल्टेंट मोलारिटी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रिजल्टेंट मोलारिटी, ठीक है। ये बात अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो ये बात रही होती है मोलारिटी की, ठीक है। सबसे पहली बात, मोलारिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोलारिटी बोलते हैं, राइट। और उसके बाद हम लोगों ने क्या बात करा कि अगर मान के चलो कि ml में दिया गया होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको लीटर में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे, और 1000 कहां पर चला जाता है, ऊपर चला जाता है। फॉर्मूला क्या निकल के आता है, नंबर ऑफ मोल्स इनटू 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। अब नंबर ऑफ मोल्स को भी हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास में, तो मास डिवाइडेड बाय मोलर मास इनटू में क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, और इनटू में क्या हो जाएगा, 1000। फिर हम लोगों ने किसके बारे में बात किया, डाइल्यूशन फॉर्मूले के बारे में बात किया कि डाइल्यूशन फॉर्मूला क्या निकल के आया, M1 V1 इक्वल टू
M2 हीट। यही कलर क्या है, M1, जहां पर कि ये क्या होगा, इनिशियल मोलारिटी होगा, V1 क्या होगा, इनिशियल वॉल्यूम, एंड जो M2 है वो क्या होगा, फाइनल मोलारिटी, एंड V2 विल बी द फाइनल वॉल्यूम। वहां पर से हम लोगों ने ये भी देखा कि अमाउंट ऑफ वाटर एडेड कैसे निकालते हैं हम लोग। तो फाइनल वॉल्यूम जो होगा उसमें हम लोग क्या कर देंगे, इनिशियल वॉल्यूम को माइनस कर देंगे, तो कितना वॉल्यूम हमने ऐड किया, कितना वॉल्यूम ऑफ H2 हमने ऐड किया, वो निकल के आ जाएगा। तो वहां से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, फाइनल सॉरी अमाउंट ऑफ वाटर एडेड निकाल सकते हैं, ठीक ना। और कितना टोटल वॉल्यूम होगा उसके लिए क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे हम लोग, फाइनल वॉल्यूम प्लस इनिशियल वॉल्यूम। और उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, ये कि फाइनल मोलारिटी कैसे निकालते हैं। अगर डिफरेंट कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन वाले, डिफरेंट कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन प्रेजेंट हैं, तो उनको हमने ऐड किया, ऐड करने पर फाइनल जो सॉल्यूशन निकल करके आएगा उसका मोलारिटी कैसे निकालेंगे, यानी कि फाइनल मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन बोल लो या फिर रिजल्टेंट मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन। उसके लिए फॉर्मूला क्या निकल के आया, M1V1 प्लस M2V2 प्लस M3V3 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, टोटल वॉल्यूम, यानी कि V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, ये कुछ और नहीं है, ये नंबर ऑफ मोल्स ही है। क्या है, नंबर ऑफ मोल्स भी है, ठीक है ना। ये बात अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है ना। ये था हमारे पास में मोलारिटी, ठीक है ना। अब बात करते हैं मोलालिटी की, नोट करो। बताओ दलीना और क्या, Yes. हो गया। अब हेडिंग डालो मोलालिटी। व्हाट इज मोलालिटी? मोलालिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट। तो हेडिंग डालो मोलालिटी। मोलालिटी जिसको क्या हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल m से। ये क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute present in per kg of solvent। ध्यान रखना है, यहाँ पर क्या लेते हैं, सॉल्वेंट लेते हैं, सॉल्वेंट का मास लेते हैं हम लोग, वो भी किसमें लेते हैं, केजी में लेते हैं, ठीक है। तो मोलालिटी जो है उसका फॉर्मूला क्या निकल के आ जाएगा, मोलालिटी यानी कि जिसको कि हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल m से रिप्रेजेंट करेंगे। तो मोलालिटी का फॉर्मूला क्या निकल के आएगा बताओ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो यूनिट क्या निकल के आएगा बताओ, यूनिट जो है नंबर ऑफ मोल्स का यूनिट मोल होता है, और मास का यूनिट क्या हो जाएगा, केजी, यानी कि मोल पर केजी निकल के आएगा, ठीक है। अब क्या हो कि मास जो है ना वो किसमें दिया गया हो, ग्राम में दिया गया हो। तो फॉर्मूला क्या निकल के आएगा बताओ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट यानी कि n ऑफ सॉल्यूट, और डिवाइडेड बाय क्या हो गया हमारे पास में, मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, यानी कि जो भी केजी में दिया गया होगा उसको हम लोग क्या करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि मास ऑफ ग्राम बस मास ऑफ सॉल्वेंट किसमें दिया गया हो, इन ग्राम्स। और अगर ग्राम्स में दिया गया हो तो हम क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे। फोर्थ पोजीशन पे ना कहां पर चला जाएगा, ऊपर। तो क्या हो जाएगा, अच्छा नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला भी तो होता है ना, क्या फॉर्मूला होता है,
गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर, यहाँ पर क्या हो जाएगा, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, और 1000 कहाँ पर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और मास ऑफ सॉल्वेंट क्या रहेगा, नीचे रहेगा, यानी कि मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, डब्ल्यू है, डब्ल्यू बी करके भी आप लिख सकते हो, डब्ल्यू है सॉल्यूट का मास और डब्ल्यू बी क्या हो गया, सॉल्वेंट का मास, उस तरह से भी आप लिख सकते हो, बट वैसे लिखने की कोई जरूरत ना है, बस आप समझो। ठीक है कि आप ये लिखो, मास ऑफ क्या हो जाएगा, मास ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, ये फॉर्मूला निकल के आएगा मोलारिटी का, सॉरी मोलारिटी का। ठीक है, तो ये हमारे पास में होता है एक फॉर्मूला, जब किसमें दिया गया होगा, ग्राम में दिया गया होगा। ठीक है ना, क्योंकि केजी के का वैल्यू कितना होता है, किलो का वैल्यू होता है, कितना होता है किलो का वैल्यू, 10⁻3। ठीक है ना, तो ये मास, ये मोलर मास है। ठीक है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट है, अच्छे से लिख लो, मास ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स को डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट, यही होता है। तो ये फॉर्मूला निकल के आएगा मोलारिटी के लिए। अब बताओ क्या उधर लिखना है उसमें। अब नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म जो है वो क्या है, मोल फ्रैक्शन। नेक्स्ट टर्म, और हालांकि हम लोगों ने मोल फ्रैक्शन के बारे में डिस्कस कर लिया है ना, जब हम लोग मोल परसेंट के बारे में बात कर रहे थे तब हम लोगों ने मोल फ्रैक्शन के बारे में बात किया था, राइट। अब भी फिर भी देख लो कि मोल फ्रैक्शन इधर लिखना हो चुका है, बता मोल फ्रैक्शन। नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म इज द मोल फ्रैक्शन। नेक्स्ट क्या है, मोल फ्रैक्शन। इसको हम लोग जाइकाई जो भी आप रीड करना चाहो कर सकते, ठीक ना। तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है हमारे पास में, इसको डिस्कस करने के बाद, तो लेट सपोज कि एक सॉल्यूशन था हमारे पास में, एक सॉल्यूशन था जिसमें जो है ना ए जो है वो क्या था हमारे पास, सॉल्यूट था। सॉल्यूट जो है वो क्या है, ए है, और बी जो है वो क्या है हमारे पास में, सॉल्वेंट। बी इज द सॉल्वेंट, बी क्या है, सॉल्वेंट, राइट। अब जो है इसके नंबर ऑफ मोल्स को, इसके नंबर ऑफ मोल्स को क्या बोल दे रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं Na से, ठीक है ना। और इसके जो नंबर ऑफ मोल्स हैं, यानी कि सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, N3 से। किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, N3 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, राइट। तो देखो मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू क्या होता है, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन में हम लोगों ने बात किया था ना, जिसके मोल परसेंट हम लोग निकालते हैं उसके मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, और इनटू में क्या होता था, 100 होता था मोल परसेंट। हम लोगों ने डिस्कस किया था इसके बारे में। तो बस सॉल्यूट के केस में हम लोग को डिस्कस करना है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, मोल फ्रैक्शन, और दोनों के टर्म में निकाला जाता है। तो आप लिख लो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट यानी कि कुछ इस तरह से आप लिख सकते हो, ठीक है ना। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। टोटल नंबर ऑफ मोल्स मतलब मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, क्या लिख सकते हो आप, मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। होता है कि नहीं है, बिल्कुल होता है, ठीक है ना। अब देखो ये होगा, यही निकला क्या है। अब हम लोग इसको डिनोट कर सकते हैं, लिखना हो चुका है ना, हो गया है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ A will be equal to the number of moles of A divided by number of moles of A plus number of moles of B, यानी कि number of, क्या लिखो गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ A will be equal to the number of moles of A divided by number of moles of A plus number of moles of
बी, यही होगा। इसी को हम लोग समटाइम्स क्या लिखते हैं, एनटीडी लिखते हैं, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है ना। तो बी के केस में हम लोग लिख सकते हैं, बी के केस में कैसे निकल के आएगा, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा, बी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स दैट इज एन ए प्लस में क्या हो जाएगा, एन बी। अब देखो एक रिलेशन होता है, क्या रिलेशन होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ये किसके इक्वल आता है, 1 के इक्वल आता है। अब इसको हम लोग यहाँ से प्रूफ भी कर सकते हैं। अब देखो ना कि इन दोनों के वैल्यू आप पुट करो यहाँ पर, ठीक ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस क्या हो गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, प्लस क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा बताओ, एलसीएम लोगे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, और यहाँ पर भी क्या आएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। तो यहाँ से कितना निकल के आएगा, 1। प्रूफ हो गया ना कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट जो है वो कितना इक्वल आएगा, 1 के इक्वल आएगा, ठीक है ना। क्लियर है बात, कोई दिक्कत हमारे पास नहीं है, यहाँ पर कोई दिक्कत है किसी को, नहीं ना। अब देखो इसके बाद ये तो था क्या, मोल फ्रैक्शन, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन इसी तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। अब हम लोग थोड़ी बात कर लेते हैं नॉर्मलिटी, ठीक है ना। तो नॉर्मलिटी लिखो, हेडिंग डालो नॉर्मलिटी, इसे लिखना तो क्या बताओ, हो गया लिखना इधर। अब लिखो नॉर्मलिटी, जिसको कि हम लोग कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एन से। नेक्स्ट इज द नॉर्मलिटी। व्हाट इज नॉर्मलिटी, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज नॉर्मलिटी, और नॉर्मलिटी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एन से। तो नॉर्मलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, क्या लिखोगे, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, नॉर्मलिटी। यानी कि नॉर्मलिटी का फॉर्मूला क्या निकल के आएगा बताओ, मैथमेटिकली जो फॉर्मूला है वो क्या निकल के आएगा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, इस तरह से निकल कर आएगा। और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट होता है वेट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। क्या होता है, इक्विवेलेंट मास, जिसको कि हम लोग EM से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले फॉर्मूला क्या निकल के आया, नॉर्मलिटी का नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। फिर हमने क्या बोला कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट जो होता है वो क्या होता है, वेट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। और इक्विवेलेंट मास यानी कि EM जो है वो होता है क्या, मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। क्या होता है, मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। तो यहाँ पर एन फैक्टर की बात हम लोग कर सकते हैं।
लेकिन हम लोग करेंगे नहीं फिलहाल, ठीक ना। जब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करें या फिर इस वाले कंसंट्रेशन टर्म को हम लोग स्पेशली और भी मतलब बोल सकते हो क्या, जब हम लोग एन फैक्टर को डिस्कस कर लेंगे तब इस वाले कंसंट्रेशन टर्म की हम लोग बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर एन फैक्टर की रिक्वायरमेंट रही होगी। डिफरेंट केसेस में डिफरेंट तरह से रहा होता है। एसिड के केस में एन फैक्टर हम लोग कैसे निकालते हैं कि कितना H प्लस देगा, वो कोई भी एसिड जो है कितना H प्लस देगा। और बेस के केस में निकालते हैं कि कितना OH माइनस आयन देगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसका एन फैक्टर बोलेंगे, ठीक है ना। और फिर हमारे पास में डिफरेंट तरह का केसेस रहा होता है, ठीक है, जैसे कि डिफरेंट ऑक्सीडेशन नंबर स्टेट में हमारे पास में ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, तो उसमें क्या होगा, जितना चेंज हो रहा है उतना क्या हो जाएगा, एन फैक्टर हो जाएगा। तो डिफरेंट तरीके से एन फैक्टर को कैलकुलेट किया जाता है। तो उसको हम लोग जब एन फैक्टर पढ़ लेंगे ना, तब इसको हम लोग डिटेल में और भी न्यूमेरिकल्स वगैरह डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए आप देखो कि यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, इन सबको आप यहाँ पर रख दो, यानी कि यहाँ पर हम लोग क्या रख सकते हैं, यहाँ पर क्या रख सकते हैं, मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर, यानी कि इधर कितना हो चुका है बताओ, मिटा दे। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या निकल के आया है, वेट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास, वेट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। क्या लिख रहे हैं, यानी कि इसमें पुट करें पहले, यानी कि या फिर डायरेक्टली आप पुट कर सकते हो या फिर किसी को पहले लिख लो, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। तो ऊपर वेट तो रहेगा ही, वेट डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। तो बताओ एन फैक्टर कहां पर है, फोर्थ पोजीशन पर है ना, तो कहां पर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, यानी कि वेट डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूलर मास, और इनटू में क्या हो जाएगा, एन फैक्टर आएगा ना। आप इसी को ले जा करके यहाँ पर आप पुट कर दो, ठीक ना। यहाँ पर तो क्या आ जाएगा बताओ, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वेट वेट इनटू में एन फैक्टर डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, सॉरी मोलर मास, मोलर मास है, ठीक ना, ये क्या है, मोलर मास है, मोलर मास ऑफ सॉलिड। और यहां पर फिर क्या रहेगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मलिटी कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना। ये बात अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है, फटाफट नोट करो। देख लो एन फैक्टर को भी देख लो कि एन फैक्टर हम लोग कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। डिफरेंट केस के लिए लिखना, उस टाइम मिटा दो, क्या मिटा दो। देखो एन फैक्टर कैसे कैलकुलेट किया जाता है, हाउ वी कैलकुलेट एन फैक्टर। तो देखो हेडिंग डालो, कैलकुलेशन ऑफ एन फैक्टर। कैलकुलेशन ऑफ एन फैक्टर, एन फैक्टर का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। तो सबसे पहला केस है केस नंबर 1। केस नंबर 1 में आप क्या लिखोगे, केस नंबर 1, केस नंबर 1 में क्या रहा होता है, फॉर एसिड, ठीक ना, इसके लिए इन केस ऑफ एसिड्स। तो एसिड्स के केस में हम लोग कैसे निकालते हैं, जितने नंबर ऑफ H प्लस आयन क्या होगा, देगा वो, ठीक ना। नंबर ऑफ H प्लस आयन गिवन बाय एसिड, क्या लिख सकते हो, एन फैक्टर फॉर एसिड विल बी द, एन फैक्टर फॉर एसिड विल बी द number of H plus ion given by
एसिड, कोई भी एसिड है, एसिड दिया गया है जो कि हाइड्रोजन कंटेन करके रखा है, वो जितना H प्लस लूज करेगा एक्वस सॉल्यूशन में, वही उसका क्या हो जाएगा, एन फैक्टर हो जाएगा, ठीक ना। गिवन बाय एसिड इन एक्वस सॉल्यूशन, यानी कि H2O में कितना H प्लस आयन लूज करेगा वही क्या हो जाएगा, उसका एन फैक्टर हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर हम लोग क्या बात कर सकते हैं, HCl। अब बताओ कि इसको जब हम लोग वाटर में डिसॉल्व करेंगे ना, तो कितना H प्लस आयन देगा, एक H प्लस आयन देगा, H प्लस एंड क्या हो जाएगा, Cl माइनस होगा ना। तो यहाँ पर इस वाले को हम लोग क्या बोल सकते हैं, यानी कि जो H प्लस है कितना दे रहा है, एक ही दे रहा है ना, तो एन फैक्टर कितना हो जाएगा, एन फैक्टर विल बी 1। लेट सपोज क्या रहा होता, एसिटिक एसिड रहा होता, CH3COOH, तो कितना H प्लस आयन देगा बताओ, ये H2O में कितना H प्लस आयन देगा, एक ही देगा, CH3COO माइनस प्लस में क्या हो गया, H प्लस, एक ही H प्लस आयन दे रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एन फैक्टर जो है वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब आपको लग रहा होगा कि इसके पास तो हाइड्रोजन 4 है, 4 बट लूज नहीं करता है, ये वाला जो ऑक्सीजन से अटैच्ड है ना, यही एसिडिक हाइड्रोजन होता है, और यही वाला हाइड्रोजन क्या करेगा, ये लूज करेगा, ठीक ना, क्योंकि ये हाइड्रोजन में पोलैरिटी उतना डेवलप ही नहीं हो पाएगी, ठीक ना। इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस तो है ही नहीं ना उनके बीच में, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस नहीं रहा होगा। कार्बन का रहा होता है 2.5 और हाइड्रोजन का रहा होता है 2.2 2.3, तो डिफरेंस जो है बहुत ही कम है, जिस वजह से वहां पर वो ब्रेक नहीं हो पाता है, टूट नहीं पाता है, ठीक ना, यानी कि वो हाइड्रोजन लूज नहीं करेंगे, ये वाला हाइड्रोजन 3% जो ऑक्सीजन से अटैच्ड है वही लूज करेगा। तो यहाँ पर क्या नेक्स्ट हम लोग लिख सकते हैं, H2SO4, H2SO4 की बात कर लें तो क्या ये कितना है हाइड्रोजन लूज कर सकता है बताओ, एक्वस सॉल्यूशन में 2 हाइड्रोजन लूज करेगा, यानी कि SO4 2 माइनस सच आ जाएगा, क्योंकि 2 हाइड्रोजन लूज किया है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 2H प्लस, तो यहाँ पर एन फैक्टर क्या आ जाएगा, एन फैक्टर विल बी 2, कितना इक्वल आएगा, 2 के इक्वल आएगा, ठीक है ना। जितना भी H प्लस आयन देगा कोई भी एसिड, वही उसका क्या हो जाएगा, एन फैक्टर हो जाएगा, ठीक है ना। इधर बात अब देखो केस नंबर 2, केस नंबर 2 में हम लोग किसकी बात करेंगे, बेस। तो बेस क्या नहीं हुआ लिखना, अच्छा रिपीट कर दो। देखो एसिड्स के केस में हम लोग को एन फैक्टर की रिक्वायरमेंट कहाँ पड़ेगी, यहाँ पर पड़ेगी, जब हम लोग नॉर्मलिटी की कैलकुलेशन करेंगे। तो वेट इनटू में क्या होता है, एन फैक्टर मॉलिक्यूलर मास इनटू में क्या आया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये फॉर्मूला आपको समझ में आया कि ये फॉर्मूला आया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम लोग देखो एन फैक्टर कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो एन फैक्टर जो है डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंड के लिए डिफरेंट तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। एसिड के केस में बात करेंगे तो एसिड के केस में क्या होता है कि कोई भी एसिड है उसको वाटर में ऐड करने पर कितना H प्लस आयन देगा, या फिर एक्वस सॉल्यूशन में कितना H प्लस आयन वो लूज करेगा, वो होगा क्या उसका एन फैक्टर। अब हम लोगों ने क्या बोला, HCl की बात करेंगे तो HCl जो है एक ही हाइड्रोजन लूज करेगा, एक ही हाइड्रोजन है भी तो एक ही हाइड्रोजन लूज करेगा, तो एन फैक्टर कितना हो जाएगा 1। इसमें बात करेंगे ये जो हमारे पास में कंपाउंड ये क्या है, एसिटिक एसिड है, ये कितना H प्लस लूज करेगा, एक H प्लस लूज करेगा, एक ही H प्लस लूज करेगा। हाइड्रोजन इसके पास 4 है बट ये 4 हाइड्रोजन लूज नहीं कर सकता है, ठीक ना। आगे चल के हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट्स वगैरह के बारे में बात करेंगे जब, तो आप देखो कि यहाँ पर क्या रहा होता है, यहाँ पर ये वाले जो हाइड्रोजन है ना, इनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है ही नहीं उतना, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर क्या है OH, यही है ना। तो ये सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से ये वाला हाइड्रोजन अटैच है, और जबकि ये वाला हाइड्रोजन जो है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कार्बन से अटैच है, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना होता है 2.5, और हाइड्रोजन का अकॉर्डिंग टू द पॉलिंग स्केल होता है 2.3 या फिर 2. ठीक ना। तो ये बहुत ही कम डिफरेंस है इनके बीच में, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है, यानी कि नॉन पोलर बॉन्ड है, ठीक ना। यानी कि जब कोई भी इलेक्ट्रॉन पेयर को खींच करके नहीं ले जा सकता है, यानी कि बीच में ही रहता है, ऑलमोस्ट सेंटर पर ही रहा होता है इलेक्ट्रॉन पेयर, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन पोलर बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नॉन पोलर बॉन्ड। पर इस सब के बारे में केमिकल बॉन्डिंग में हम लोग डिस्कस करेंगे, सो डोंट वरी अबाउट दैट। फिलहाल आप समझो कि यहाँ पर पोलैरिटी डेवलप ना होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन को अपने ये में नहीं ले सकता, यानी कि कार्बन जो है ना दोनों इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली नहीं ले पाएगा, ठीक ना। इतना टेंडेंसी उसके पास है ही नहीं, और इसी वजह से यहाँ पर क्या होगा ना, इसी वजह से यहाँ पर जो H है, ये H हाइड्रोजन जो है ना वो निकल नहीं पाएगा, यानी कि H प्लस ये वाला हाइड्रोजन जो है H प्लस बन करके नहीं निकल सकता, ठीक है ना। समझ में आ रही है बात।
सिंपल आप समझो कि ये वाला एसिडिक हाइड्रोजन है और बाद बाकी जो हाइड्रोजन है वो एसिडिक नहीं है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ एक ही हाइड्रोजन एसिडिक है, यही हाइड्रोजन लूज करेगा, ये वाला हाइड्रोजन लूज नहीं करेंगे और इस वजह से एक ही हाइड्रोजन लूज करेगा, तो n फैक्टर हो जाएगा 1। H2SO4 की बात करेंगे तो उसका स्ट्रक्चर में हम लोग को क्या देखने को मिलता है? H2SO4 का स्ट्रक्चर आप बना सकते हो, सल्फर है 4, बना दो। सल्फर है, डबल बॉन्ड O और ऑक्सीजन कितने? टोटल 4 है ना, ऑक्सीजन कितने? टोटल 4 है, ठीक है। और फिर टोटल 4 है और 2 कुछ इस तरह से है हमारे पास में, है ना। तो ये जो है ना दोनों हाइड्रोजन किससे अटैच है? ऑक्सीजन से अटैच है, तो दोनों हाइड्रोजन ये लूज कर सकता है, ठीक है ना। और इसी वजह से यहाँ पर क्या फॉर्म करेगा? FO4 2- आयन, सल्फेट आयन और 2 H+ आयन लूज करेगा और इसी वजह से यहाँ पर n फैक्टर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। जितना H+ आयन देगा उतना ही क्या हो जाएगा? n फैक्टर हो जाएगा। अब देखो बेस के केस में कैसे निकालते हैं। इन केस ऑफ बेस, बताओ इधर रिमार्क है। इन केस ऑफ बेस, तो देखो केस नंबर 2, इन केस ऑफ बेसिस, तो बेसिस के केस में कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ OH माइनस आयन गिवन इन द एक्वस सॉल्यूशन, नंबर ऑफ n फैक्टर विल बी द, डायरेक्टली n फैक्टर या फिर नंबर ऑफ OH माइनस आयन गिवन बाय बेस इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन में जितना OH माइनस आयन देगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? उसका n फैक्टर बोलेंगे, ठीक है ना। जितना नंबर ऑफ OH माइनस आयन देगा वही क्या होगा हमारे पास में? n फैक्टर होगा। लेट्स सपोज कि हम एग्जांपल के तौर पर क्या ले लिए? NaOH, क्या ले लिया? NaOH। तो जब इसको वाटर में क्या किया जाएगा? ऐड किया जाएगा। कहां पर ऐड किया जाएगा? वाटर में जब ऐड किया जाएगा तो ये क्या दे देगा? Na+ एंड OH माइनस, Na+ एंड OH माइनस। कितना OH माइनस आयन दे रहा है? एक ही दे रहा है, तो यहाँ पर n फैक्टर कितना के इक्वल आ जाएगा बताओ? n फैक्टर जो है यहाँ पर क्या आएगा? 1। लेट्स सपोज कि मेरे पास क्या रहा होता? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड रहा होता, MgOH का होल ट्वाइस। कितना OH का बेटा दो ना? MgOH का होल ट्वाइस, MgOH का होल ट्वाइस। जब इसको हम लोग वाटर में ऐड करते हैं तो ये क्या करेगा? मैग्नीशियम 2+ आयन देगा और साथ में क्या होगा? 2 हाइड्रोक्साइड आयन होगा। तो यहाँ पर जो है n फैक्टर, यहाँ पर n फैक्टर कितना होने वाला है? n फैक्टर विल बी इक्वल्स टू द 2, क्योंकि कितना OH माइनस आयन देगा? 2 OH माइनस आयन देगा। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है ना? यस। अब जो है n फैक्टर को सॉल्व, और भी एग्जांपल लिख सकते हो, बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग। CaOH का होल ट्वाइस ले सकते हैं, KOH का सॉल्यूशन ले सकते हैं, ठीक ना। जिसको भी जब वाटर में ऐड करते हैं H2O में, तो क्या होगा? कैल्शियम 2+ आयन देगा और साथ में 2 OH माइनस आयन देंगे। तो यहाँ पर भी n फैक्टर जो है वो कितना निकल के आएगा? 2 के इक्वल निकल के आएगा। अब बात करते हैं n फैक्टर फॉर सॉल्ट। सॉल्ट के केस में हम लोग कैसे निकालते हैं, ठीक है। जैसे कि कोई भी सॉल्ट दिया गया है, उस सॉल्ट में कैसे निकालेंगे? तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज जो रहा होगा ना, टोटल मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज कोई भी आयन पर, अब कोई भी सॉल्ट है उसमें कैटायन रहा होगा और क्या रहा होगा? एनायन। जैसे कि आप नॉर्मल सॉल्ट को ही ले लो ना, कॉमन सॉल्ट NaCl रहा होता है ना, तो सोडियम पर चार्ज कितना है? +1 और क्लोरीन पर चार्ज कितना है? -। तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज कितना है? 1 है ना, कितना है? 1 है। तो हम क्या बोलेंगे वहां पर? n फैक्टर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो लिखो n फैक्टर फॉर सॉल्ट, n फैक्टर फॉर सॉल्ट। केस नंबर 3, केस नंबर 3, केस नंबर 3, केस नंबर 3 में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? n फैक्टर फॉर सॉल्ट्स, n फैक्टर्स फॉर सॉल्ट्स। कि सॉल्ट्स के लिए n फैक्टर का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है? तो सॉल्ट के लिए क्या रहा होता है?
total magnitude of charge will be the n factor of salt. Total magnitude या फिर हाँ total magnitude of charge on ion will be n factor. बात समझ में आ रही है? जैसे कि एग्जाम्पल की बात करते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर क्या ले लिया हम लोगों ने, कॉमन सॉल्ट ले लिया NaCl। तो सोडियम पर चार्ज क्या रहा होगा +1, क्लोरीन पर क्या रहा होगा -1। और इस तरह से अगर हम बात करेंगे यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज कितना है 1 है, तो n फैक्टर कितना हो जाएगा बताओ, n फैक्टर हो जाएगा 1। लेट सपोज कि मेरे पास क्या रहा होता Na2CO3 रहा होता, क्या रहा होता Na2CO3। तो CO3 पर चार्ज कितना होता है -2 ना, यहाँ पर हो जाएगा -2, होगा कि नहीं। और एक सोडियम पर चार्ज कितना रहा होता है +1, तो 2 सोडियम पर कितना हो गया +2 है ना। तो यहाँ पर -1 होता है सॉरी +1 होता है एक सोडियम का, तो 2 सोडियम के क्या हो गया +2। तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज कितना निकल के आएगा 2 ना, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज कितना निकल के आएगा 2। तो यहाँ पर n फैक्टर बताओ कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा n फैक्टर 2 हो जाएगा, ठीक है ना। आप यहाँ पर +2 लिख सकते हो डायरेक्टली, 2 सोडियम है ना तो +2 डायरेक्ट लिख सकते हो, 2 सोडियम के लिए कितना हो जाएगा चार्ज +2 हो जाएगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इज +2 तो 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो n फैक्टर 2 निकल के आएगा। और भी एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग, क्या ले सकते हैं Al2SO4 का होल साइज, क्या ले सकते हैं Al2SO4 का होल साइज, अल्युमिनियम सल्फेट। तो सल्फेट का चार्ज कितना होता है, सल्फेट का चार्ज कितना होता है -2 होता है। और अल्युमिनियम का अगर हम बात करें इन जनरल जो है ना, कितना रहा होता है हमारे पास में चार्ज इसका +3 रहा होता है। तो क्या लिखोगे यहाँ पर, कितना निकल के आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, कितना निकल के आ रहा है टोटल मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज बताओ कितना निकल के आएगा, कितना निकल के आएगा 3। सल्फेट का चार्ज कितना होता है कहाँ SO4 का होता है -3 है ना, तो कितना आ जाएगा 6 ना। तो n फैक्टर कितना के इक्वल आएगा 6। इस तरह से हम लोग किसके केस में निकालते हैं, सॉल्ट्स के केस में निकालते हैं। अब और एक होता है n फैक्टर इन केस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है ना। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के केस में हम लोग n फैक्टर कैलकुलेशन कैसे करते हैं, ठीक है। मिटा दें, इधर लिखना हो चुका है बताओ। केस नंबर 4 इन केस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड केस नंबर 4 n फैक्टर 4 ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। क्या आपको पता है कि ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट किसको बोलते हैं? एजेंट मतलब क्या होता है, जो सामने वाले में काम करवाएगा, राइट, यही होता है एजेंट ना। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या, सामने वाले में ऑक्सीडेशन करवाएगा। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब क्या, सामने वाले में रिडक्शन करवाएगा, खुद क्या हो जाएगा ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ठीक है ना। तो उसी को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग। और इन सब के बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे कब, जब हम लोग रेडॉक्स रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो फिलहाल आप देखो कि इसमें किस तरह से निकालते हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्स विल बी द n फैक्टर। n फैक्टर किसके इक्वल होगा यहाँ पर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किसके इक्वल होता है, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के इक्वल आएगा यहाँ। जैसे कि अब अगर हम बात करें कि एग्जांपल ले लेते हैं KMnO4, इसका नाम क्या होता है रे, पोटेशियम परमैंगनेट। तो यहाँ पर हम 3 कंडीशन ले लेते हैं। एक क्या हमारे पास में एसिडिक मीडियम है, एक क्या है एसिडिक मीडियम, और एसिडिक मीडियम में ये जो है किस स्टेट में रहा होता है, Mn2+ में रहा होता है। किसमें रहा होता है, Mn2+। और बेसिक मीडियम में यानी कि ये H+ का कंडीशन रहा होगा यहाँ पर, और यहाँ पर OH- कंडीशन यानी कि बेसिक कंडीशन। बेसिक मीडियम में ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट है इसका हो जाता है हमारे पास में K2Mn, हाँ ठीक है ना, K2MnO4 हो जाता है।
K2 MnO4 हो जाता है। और अगर थर्ड वाले केस की बात करें यानी कि न्यूट्रल, जब ये न्यूट्रल रहा होगा तब क्या हो जाता है MnO2 हो जाता है। तो देखो देखो सब में ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हो, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के बताओ तो क्या हो जाएगा। इस वाले केस में मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, इसको X आपने मान लिया। पोटेशियम में कितना होता है +1 प्लस क्या हो गया F और प्लस क्या हो गया 4 into 2 -2, ठीक है ना, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, क्योंकि इस पर कोई भी चार्ज नहीं है। तो X इज इक्वल टू कितना निकल के आएगा +7। तो यहाँ पर मैग्नीज का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितना है +7 आएगा, ठीक है ना। तो इसमें कितना का चेंज आ रहा है बताओ, एसिडिक मीडियम में कितना का चेंज आ रहा है 5 का चेंज आ रहा है ना। कितना का चेंज आ रहा है 5 का चेंज आ रहा है। तो इस केस में n फैक्टर जो है वो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा एसिडिक वाले केस। और बेसिक मीडियम में बात करेंगे तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हो। यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए क्या करेंगे, अगेन इसको X मान लिया हम लोगों ने, तो क्या हो जाएगा बताओ 2, यहाँ पे लिख लो देखो 2 इंटू में +1 प्लस में क्या हो जाएगा F प्लस में 4 इंटू -2 विल इक्वल टू द 0। तो X इज इक्वल टू क्या निकल के आएगा +6। तो यहाँ पर मैग्नीज जो है वो +6 में है। डिफरेंस कितने के निकल के आ रहा है 1 का निकल के आ रहा है ना। तो यहाँ पर n फैक्टर जो है वो कितना के इक्वल आ जाएगा 1 के इक्वल आ जाएगा। कितने के इक्वल आ जाएगा 1 के इक्वल आ जाएगा। और न्यूट्रल में देख लो इसमें मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, इसमें मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या निकल के आएगा X और प्लस में क्या हो जाएगा 2 इंटू -2, तो कितना निकल के आएगा X प्लस में क्या हो जाएगा -4 इज इक्वल टू 0। तो X इज इक्वल टू कितना आएगा 4, यानी कि 4 पर +4 में ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो कितना का चेंज आ रहा है 3 का ना। तो n फैक्टर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से हम लोग क्या करते हैं n फैक्टर का कैलकुलेशन करते हैं। पहला केस क्या था कि अगर कोई क्या रहा होगा एसिड रहा होगा तो एसिड जितना H+ आयन देगा एक्वस सॉल्यूशन में वही उसका क्या हो जाएगा n फैक्टर। बेस के केस में क्या बात किया, जितना OH- आयन देगा वो क्या हो जाएगा उसका n फैक्टर। और सोल्ट के केस में जितना मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज रहा होगा वही क्या होगा उसका n फैक्टर। एंड रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के केस में अगर डिस्कस करेंगे तो उसमें क्या रहा होता है, जितना हमारे पास में ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज आएगा, या फिर बोल सकते हो हाँ ऑक्सीडेशन नंबर में जितना चेंज आएगा, ये ऑक्सीडेशन नंबर ही है उसका, ठीक है ना। तो ऑक्सीडेशन नंबर में जितना चेंज आएगा वही उसका क्या हो जाएगा n फैक्टर, ठीक है ना। तो ये था हमारे पास में जितने भी कंसंट्रेशन टर्म थे वो क्या हो चुके हैं अब कंप्लीट। अब हम लोग क्या करेंगे इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। इसमें कोई डाउट्स है इसमें, इस वाले केस में सल्फेट का कितना होता है बताओ, सल्फेट का -2 और अल्युमिनियम का भी कितना होता है 3 होता है ना। वैसे भी देख सकते हो आप, इस पर 3 है तो 3 इंटू में क्या हो जाएगा -2, तो कितना आ जाएगा -6 आएगा ना। टोटल सल्फेट पर चार्ज 3 सल्फेट पर चार्ज कितना हो जाएगा -6, और 2 अल्युमिनियम पर अगर निकालने जाएंगे तो कितना हो जाएगा +6। तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज कितना है 6 का है, तो हम क्या बोलेंगे n फैक्टर कितना के इक्वल आएगा 6 के इक्वल आएगा, ठीक है। ठीक है, तो फिर अब हम लोग क्या डिस्कस करेंगे क्वेश्चन, नोट करो फटाफट।